वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइट नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी जेट एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, झारखंड पात्रता परीक्षा होने वाली है, जिसका टेंटेटिव डेट्स कब है? लास्ट वीक ऑफ जुलाई। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्जाम्स होना है। इसके लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आरम्भ कर दी गई है, जहाँ पे हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 1 आपका कंपलसरी होगा सभी के लिए, चाहे आपका कोई भी पेपर रहे, जिस भी विषय से आपने नेट पास की है या पी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, लेकिन पेपर 1 में आपको एग्जाम सभी को देना है। पेपर 1 का यूनिट 9 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे यूनिट 8 है, लेकिन यूनिट 9 क्या है? ईवीएस यानी पर्यावरण। तो पर्यावरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल को आज हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ फैक्ट नहीं देखेंगे, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी। जहाँ फैक्ट आपको प्रश्न जो हूबहू मिल जाएगा फैक्ट से, और कॉन्सेप्ट रहने से क्या होगा, बहुत हूबहू नहीं मिलने से आपके पास कॉन्सेप्ट अगर है तो आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज के क्लासेस को। सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपस में हुई ये संधि है, और यह यूएनओ के द्वारा, है ना, यूएनओ के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा, है ना। यूएनओ के द्वारा संचालित, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसे तय किया गया है। क्यों? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण, तो उस ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को खत्म करने के लिए ये संधि की गई है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे निजात पाया जा सके, दुनिया को इससे बचाया जा सके। और इस संधि में जो शामिल देश हैं, उनको करना क्या है कि वो जो अपने जो प्लांट या जो भी इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, और जिस कारण से उसके देश में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, उसको कम करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। उसको कम करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसके लिए कौन कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस है, पहले आपको वो जानना चाहिए। ये सारे जो गैस हैं, आप देखें CO2, कौन कौन सा गैस होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये सभी गैसें जो हैं, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसके कारण ही क्या हो रहा है? जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। तो इनसे निजात पाने के लिए क्या करना होगा? पहले इन गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या करता है? क्योटो प्रोटोकॉल में टारगेट फिक्स किया गया है, इन गैसों के उत्सर्जन को ही कम करना है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम होगी और जलवायु परिवर्तन से निजात पाया जा सकेगा। दुनिया के लिए कह सकते हैं एक बहुत ही शानदार कदम उठाया गया है यूएनओ के द्वारा। और इस सम्मेलन से जुड़ी फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल, सबसे पहले नाम क्यों पड़ा क्योटो, इसको आपको जानना चाहिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल का नाम क्योटो इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका आयोजन क्योटो में हुआ था। क्योटो कहाँ है? जापान में। तो जापान के क्योटो में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। इसे COP3 भी कहा जाता है। COP3 भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार का जलवायु परिवर्तन से संबंधित तीसरा सम्मेलन था महत्वपूर्ण, इसीलिए इसे COP3 भी कहा जाता है। 1997 में हुआ था और क्योटो जापान में हुआ था। यूएनओ के द्वारा हुआ था, लेकिन यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय, जिसको इंग्लिश में UNFCCC कहा जाता है। तो UNFCCC के सानिध्य में ये COP3 यानी क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन जापान में 1997 में किया गया था। इसमें क्या क्या इसका जो टारगेट बनाया कि जो हरित गृह गैस है ना, यानी जो कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस है, उसके उत्सर्जन को कम करना है। इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसके लिए रोड मैप बनाया गया, किस प्रकार इस लक्ष्य को निर्धारित किया जाएगा। और इसके साथ ही ये कहा गया कि जो विकसित देश हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, उन पे ये बाध्यकारी बनाया गया, उनको ये अनिवार्य रूप से इनका पालन करना ही पड़ेगा विकसित देशों को। जबकि जो विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, उनको छूट दी गई, क्योंकि उनको डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री वगैरह, बड़े बड़े प्लांट वगैरह लगाना पड़ेगा, है ना, तभी वो डेवलप हो पाएंगे। लेकिन जो ऑलरेडी विकसित हैं, उनका जो उत्सर्जन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, और उनके लिए कह सकते हैं जरूरी था, नहीं तो वो और बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करते। ग्रीन हाउस गैसें जो अविकसित या अविकासशील देश हैं, कह सकते हैं अभी अविकसित या विकासशील देश हैं, उनके पास उतने उस लेवल के प्लांट नहीं है,
जो जहाँ से वो ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हो, तो यानी उसको अभी छूट दी गई कि उनका जो उत्सर्जन स्तर था वो कम है ना, उत्सर्जन स्तर उनका कम था। जो पैमाना फिक्स किया गया कि इससे ज़्यादा जहाँ उत्सर्जन हो रहा है उसको रोकना है, उसके ये लोग काफ़ी नीचे थे, तो इन लोगों को छूट दी गई। लेकिन जो विकसित देश है, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, है ना, आपका फ्रांस हो गया, इन सभी पर बाध्यकारी कर दिया कि आपको लिमिट में ही ये उत्सर्जन करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब अगर पूरा वर्ल्ड में देखा जाए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कौन करता है? अमेरिका। अमेरिका करता है सबसे ज़्यादा। तो यानी जो ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे ज़्यादा अमेरिका। इसी प्रकार जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री है, वो ज़्यादा जिम्मेदार है, इसलिए उस पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा दे दी गई है ना, उस पर भी उत्तरदायित्व भी ज़्यादा है कि इन सभी पर आपको कंट्रोल भी करना होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। यह 1997 में कह सकते सम्मेलन हुआ था, लेकिन इसका जो लागू हुआ ना, परिवर्तन हुआ 16 फरवरी 2005 को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। 1997 में यह सम्मेलन हुआ था, लेकिन यह पूरी तरह लागू कब हुआ? 16 फरवरी 2005 को। भारत ने 2002 में, लेकिन भारत ने 2002 में ही इसका अनुसमर्थन कर दिया था। इस क्योटो प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन भारत ने कब किया? 2002 में। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है ना, उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में ऐसी बात आई कि वो इसे करेंगे, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने तो इस प्रकार के सभी सम्मेलनों से अमेरिका की दूरी बढ़ा दी। जिसके कारण कह सकते हैं जब अमेरिका जब किसी सम्मेलन में नहीं रहे, है ना, तो फिर वो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। तो अमेरिका का शुरू से रवैया रहा इस प्रकार का, वो हर कह सकते हैं कि अच्छे काम में पहले वो शामिल नहीं होती है, इसीलिए इस पर क्या किया जा सकता है। और कनाडा ने भी 2012 में स्वयं को इससे अपने को वापस कर लिया। वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में 192 देश हैं। वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में कितने देश हैं? 192 देश है। इस फैक्ट को भी आपको याद करना है। क्योटो प्रोटोकॉल प्रथम प्रतियोगिता अवधि हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य के बारे में भी जानना है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये विकसित देशों के लिए बाध्यकारी है और विकसित के लिए नहीं है। और इसका क्योटो प्रोटोकॉल मात्र विकसित देशों हेतु बाध्यकारी है, और इसका जो सिद्धांत है समान किंतु पृथक पृथक उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत के तहत उन पर भारी बोझ डालता है, क्योंकि यह मानता है कि वे वातावरण में जो आपका ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है ना। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? विकसित देश। इसीलिए देखिए सभी देश समान है, लेकिन यहाँ पे उत्तरदायित्व क्या है? अलग अलग। इसका सिद्धांत है समान किंतु पृथक पृथक उत्तरदायित्व। उद्देश्य इसका क्या है? वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण को कम करना, जिससे कि मानव जनित के कारण जो हस्तक्षेप हो रहा है अभी वातावरण में, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या हो रही है, उस पर रोक लगाया जाए। इसमें 37 औद्योगिक देश एवं यूरोपीय संघ उत्सर्जन में कमी के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यानी किनको जो टारगेट किया गया कि जिन पर बाध्यकारी है उत्सर्जन को कम करना, उसके लिए 37 औद्योगिक देश जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री है, टोटल 37 औद्योगिक देश और एक यूरोपीय संघ, इनको बाध्यकारी बनाया गया है। बाद बाकी पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उनको भी कम करना है, बाध्यकारी नहीं है। और पहला जो टारगेट बनाया गया 2008 से 12, ये 5 साल की अवधि में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1990 के स्तर तक इसे लाना था। 2008 से 2012 ये पहला 5 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया, और कहा गया कि उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में 5% की कमी को करना है। इसके बाद जो दूसरा टारगेट बनाया गया है वो फिर संशोधन किया गया, दोहा संशोधन, कतर की राजधानी दोहा में, फिर इसमें संशोधन किया गया 2012 में। और अब दूसरा जो टारगेट बनाया गया है वो आपका 2013 से 2020 तक के लिए दूसरा टारगेट इन्होंने बनाया है। लेकिन दोहा संशोधन अभी तक भी यह परिवर्तन में नहीं आ पाया है। और यह कब से कब तक इसका कार्यकाल था? 1 दिसंबर 2013 से 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2020 के बीच। तो ये जो इसका जो टारगेट है, पहला टारगेट को याद करिएगा आपका, फिर ये दूसरा टारगेट है। पहला 2008 से आपका 13 था, और दूसरा आपका 2013 से 2020 है। और भारत ने कब इसे एक्सेप्ट किया? इन सभी फैक्ट्स को आपको याद कर लेना है। तो फर्स्ट लेयर में अभी हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल को इतना ही देखेंगे। अगर आपको समय दिया जाता है, मान लीजिए जुलाई में एग्जाम नहीं हुआ,
तो फिर हम लोग फिर से सेकंड लेयर इसके बारे में देखेंगे। तो आज के क्लास में साथियों इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1। ऐसे ही जेपीएससी जेट की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार जारी रहे और आगे भी जारी रहेगी टिल एग्जाम तक। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके आप एवरीडे क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आप जेपीएससी जेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।